गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेनरीज लॉ का डिस्कशन कंप्लीट किया था। मैंने लास्ट कंसेप्ट जो बताया हुआ है हेनरीज लॉ में वो है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का कंसेप्ट। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बुकलेट की पीडीएफ मिल चुकी है और बुकलेट में अब आप टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 और 2 के जो क्वेश्चन है उनको अब आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसको कंप्लीट कर लेना बुकलेट से। और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नेक्स्ट कंसेप्ट, एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अभी असाइनमेंट के लिए थोड़ा सा वेट करो बेटा, अभी असाइनमेंट नहीं, अभी बुकलेट से टेक्सचुअल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ही करोगे, क्योंकि टेक्सचुअल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो कंसेप्ट कवर्ड है, लेकिन असाइनमेंट में उस तरीके से प्रॉब्लम्स की सीक्वेंसिंग है नहीं। तो आप नोट करो, एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, इसमें नोट करो, इसमें लिखो ओनली पार्शियली मिसिबल लिक्विड, ओनली पार्शियली मिसिबल लिक्विड, ओनली पार्शियली मिसिबल लिक्विड एंड कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, ओनली पार्शियली मिसिबल लिक्विड एंड कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड constitute a solution, constitute a solution. Only partially miscible liquid and completely miscible liquid constitute a solution. आगे लिखो such solution are further classified, such solution are further classified, such solution are further classified into following 2 categories. Such solution are further classified into following 2 categories. Number 1, ideal solution, ideal solution, and number 2, non-ideal solution. Non-ideal solution. ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड को अगर कंसीडर करें तो ऐसे सोल्यूशन को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन को समझ लोगे तो नॉन आइडियल सोल्यूशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखो आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन,
आइडियल सोल्यूशन। लिखो इसके बारे में, लिखो एन आइडियल सोल्यूशन, एन आइडियल सोल्यूशन इज द वन, an ideal solution is the one which fulfills the following condition. An ideal solution is the one which fulfills the following condition. An ideal solution is the one which fulfills the following condition. ठीक है, अब क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है पॉइंट वाइज लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट, लिखो the intermolecular forces, the intermolecular forces। भूमिका तुम्हारा माइक अनम्यूट है बेटा, म्यूट करो। the intermolecular forces are uniform throughout the solution, the intermolecular forces are uniform throughout the solution, the intermolecular forces are uniform throughout the solution। अब जैसे देखो, अगर हमने एक लिक्विड ए लिया है और लिक्विड बी लिया है, इनको मिक्स करके सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो लिक्विड ए को लिक्विड बी के साथ मिक्स करके हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर लिक्विड ए प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो प्योर फॉर्म में जब लिक्विड ए है तो वहां पे जो इंटरैक्शन ऑब्जर्व हो रहा होगा वो ए और ए मॉलिक्यूल, लिक्विड ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में ऑब्जर्व हो रहा होगा, ठीक है। प्योर लिक्विड ए के अंदर ये वाला इंटरैक्शन ऑब्जर्व हो रहा है। उसी तरीके से जो प्योर लिक्विड बी है, प्योर लिक्विड बी में ये इंटरैक्शन ऑब्जर्व हो रहा होगा बिटवीन बी एंड बी मॉलिक्यूल, ठीक है। और जब हम इनको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद एक नया इंटरैक्शन ऑब्जर्व होगा बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल। तो सॉल्यूशन के अंदर हमें एक नया इंटरैक्शन भी देखने को मिलेगा, वो होगा बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल। तो आइडियल सॉल्यूशन तब बनता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा? जब ये ओल्ड इंटरैक्शन और न्यू इंटरैक्शन, ठीक है, ओल्ड इंटरैक्शन और न्यू इंटरैक्शन ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रांग होंगे, ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रांग होंगे। पुराना इंटरैक्शन और नया इंटरैक्शन अगर इक्वली स्ट्रांग है तो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। मतलब intermolecular forces between A and A molecule is approximately equal to the intermolecular forces of attraction between B and B molecule, and it is approximately equal to the intermolecular force of attraction between A and B molecule। तो ये है फर्स्ट कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए, यही बेसिक कंडीशन है और इसी के बेसिस पे बाकी कंडीशन भी आती है। तो ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आई सबको? यस सर। यहां पे मैंने ये बोला है कि जो ओल्ड इंटरैक्शन है और जो न्यू इंटरैक्शन है, ये दोनों इंटरैक्शन स्ट्रेंथ वाइज, ठीक है, ये ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए। तो पहले प्योर लिक्विड ए था तो वहां पे FAA इंटरैक्शन ऑब्जर्व हो रहा था। प्योर लिक्विड बी था, वहां पे FBB इंटरैक्शन ऑब्जर्व हो रहा था। दोनों को मिक्स करके हमने यहाँ पे सोल्यूशन प्रिपेयर किया। सोल्यूशन में एक नया इंटरैक्शन ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में ऑब्जर्व हुआ, FAB। तो बोल रहा है कि जब ओल्ड इंटरैक्शन और न्यू इंटरैक्शन ये ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रांग होंगे तो आइडियल सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा।
अगर परफेक्ट मैनर में बात करें तो ये इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, second condition for ideality, लिखो, the change in volume due to mixing, the change in volume due to mixing should be zero. The change in volume due to mixing should be zero for ideal solution. For ideal solution, जैसे लिक्विड A है और लिक्विड B है, इनको मिक्स करके हम एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं। वो होमोजीनियस मिक्सचर आइडियल है या नहीं, अब इसके लिए देखो हमें क्या ऑब्जर्व करना है। अगर मान लो लिक्विड A का वॉल्यूम हमने लिया है VA, लिक्विड A का वॉल्यूम हमने लिया VA, लिक्विड B का वॉल्यूम हमने लिया VB, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है कैपिटल V। तो इफ, अब देखो यहां पे होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट प्लस माइनस डेल्टा V मिक्सिंग। ये इन जनरल ये रिजल्ट ऑब्जर्व होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्लस माइनस चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू मिक्सिंग। तो बोल रहा है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, जीरो। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा V मिक्सिंग should be zero. Delta V mixing should be zero. This implies volume of solution is equal to sum of volume of component. अगर ये है तो solution आइडियल है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? सेकंड पॉइंट। यस सर। यस सर। नंबर 3, थर्ड कंडीशन लिखो, द चेंज इन एंथैल्पी ड्यू टू मिक्सिंग, द चेंज इन एंथैल्पी ड्यू टू मिक्सिंग should be zero for ideal solution. The change in enthalpy due to mixing should be zero for ideal solution. The change in enthalpy due to mixing should be zero for ideal solution. तो अब जैसे देखो लिक्विड A है और लिक्विड B है, इनको मिक्स करके सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन आइडियल हो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। अगर मान लो जो लिक्विड A है उसके अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो HA है, तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी उसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं। टोटल एनर्जी स्टोर्ड को एंथैल्पी बोलते हैं। तो लिक्विड A के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो HA है, लिक्विड B के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो HB है। मतलब ये एंथैल्पी ऑफ A हो गया और ये एंथैल्पी ऑफ B हो गया, और सॉल्यूशन की एंथैल्पी कैपिटल H है। ठीक है, सॉल्यूशन की एंथैल्पी कैपिटल H है। तो अब देखो इफ
इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को कंसीडर करें तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका सम, दोनों के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका सम प्लस माइनस डेल्टा एच मिक्सिंग, ये होता है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ लिक्विड ए प्लस इंथैल्पी ऑफ लिक्विड बी प्लस माइनस डेल्टा एच मिक्सिंग। तो अगर ये डेल्टा एच मिक्सिंग यहां पे 0 हो जाए तो सॉल्यूशन आइडियल बनेगा। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन for ideal solution, delta H mixing should be 0. Therefore, enthalpy of solution is equal to sum of enthalpy of components. Sum of enthalpy of components, ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन लिखो, नेक्स्ट कंडीशन लिखो। कौन सी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 4। ओके, लिखो देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, there is no chemical reaction between solute and solvent. There is no chemical reaction between solute and solvent. There is no chemical reaction between solute and solvent. तो solute और solvent के बीच में कोई chemical reaction नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन लिखो, फिफ्थ कंडीशन लिखो, solute should not dissociate or associate, solute should not dissociate or associate inside the solution. Solute should not dissociate or associate inside the solution. सॉल्यूशन में सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। सॉल्यूट शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इनसाइड द सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट कंडीशन लिखो, लास्ट कंडीशन लिखो, सॉल्यूशन मस्ट ओबे, सॉल्यूशन मस्ट ओबे, solution must obey Raoult's law, spelling देख लेना, solution must obey Raoult's law, solution must obey Raoult's law over entire range of temperature and composition, over entire range of temperature and composition. Solution must obey Raoult's law over entire range of temperature and composition. इनफैक्ट अगर ये लास्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई ना तो बाकी को आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ, अगर कोई सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो सर्टेन है आइडियल सोल्यूशन। बाकी राउल्ट्स लॉ क्या है अभी उसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जरा एक बात आप नोट में लिखो आइडियल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, आइडियल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग लिखो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो वहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, चेंज इन एंथैल्पी ड्यू टू मिक्सिंग 0 होगा।
लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग है वो नेगेटिव होता है। इस बात को आप नोट कर लो। फॉर आइडियल सॉल्यूशन, for ideal solution gives free energy change, gives free energy change, gives free energy change due to mixing, gives free energy change due to mixing should be negative, and change in entropy due to mixing should be पॉजिटिव। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो डेल्टा जी मिक्सिंग होगा वो नेगेटिव होगा और डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। तो आपको ये पता है, सिंस डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग, ये होता है। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग ये जीरो है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, बट डेल्टा एस मिक्सिंग यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है और टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है तो T इंटू डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होगा और डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। For ideal solution, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव है एंड डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये सारी बात समझ में आ गई? यस सर। यस यस सर। अब देखो, अब हमें डिस्कस करना है राउल्ट्स लॉ को। ठीक है, राउल्ट्स लॉ डिस्कस करना है, लेकिन राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमें वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करने से पहले। तो आप नोट करो, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखो, प्रेशर exerted by the vapor, pressure exerted by the vapor of a liquid, pressure exerted by the vapor of a liquid, pressure exerted by the vapor of a liquid at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature, when it is present, when it is present, when it is present in dynamic equilibrium, when it is present in dynamic equilibrium, when it is present in dynamic equilibrium with the liquid, when it is present in dynamic equilibrium with the liquid is called
vapor pressure is called vapor pressure or saturated vapor pressure is called vapor pressure or saturated vapor pressure is called vapor pressure or saturated vapor pressure. Because for water it is also called aqueous tension. For water it is also called aqueous tension. For water it is also called aqueous tension. ठीक है, तो वाटर के केस में हम इसको aqueous tension भी बोलते हैं. For water it is also called aqueous tension. तो वेपर प्रेशर क्या है? बोला है कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड के लिए हम डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. जब वो लिक्विड इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट करके वो वेपर फॉर्म करता है, तो एक ऐसी स्टेज जब लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन और वेपर का रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन और वेपर का रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर होंगे तो उस सिचुएशन में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. और जब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या एक्वस टेंशन बोलते हैं. तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो. जैसे मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पार्सली हमने यहाँ पे लिक्विड फिल किया हुआ है. ठीक है, कंटेनर के अंदर पार्सली हमने लिक्विड फिल किया हुआ है. अब देखो ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड इवेपोरेट होगा. लिक्विड इवेपोरेट होगा, मान लो यहाँ पे ए लिक्विड है, तो लिक्विड ए इवेपोरेट होकर के वेपर ए में कन्वर्ट होगा. अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक तरफ तो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, वेपर कंडेंस हो रहा है. तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड का रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर के बराबर हो जाएगा, तब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. और उस इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे जो प्रेशर लिक्विड का वेपर एक्सर्ट कर रहा होगा, उसी को वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन बोलते हैं. तो डिफिनीशन क्लियर हो गई बेटा वेपर प्रेशर की? यस यस सर. अब देखो बात आती है कि वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. तो अगर वेपर प्रेशर को गवर्न करने वाले फैक्टर्स को कंसीडर करें तो इसमें फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर. ठीक है, फर्स्ट फैक्टर आप यहां पे लिखो
temperature. अब इसमें नोट करो बेटा, लिखो on increasing temperature, on increasing temperature, rate of evaporation, on increasing temperature, rate of evaporation of the liquid, rate of evaporation of the liquid increases. On increasing temperature, rate of evaporation of the liquid increases, due to which vapor pressure also increases. Due to which vapor pressure also increases. Due to which vapor pressure also increases. आगे लिखो, the variation of vapor pressure, the variation of vapor pressure with temperature, the variation of vapor pressure with temperature is governed by, the variation of vapor pressure with temperature is governed by वही इक्वेशन जो आपने सॉल्युबिलिटी के लिए कंसीडर किया था, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन. इसके बारे में मैं आपको 11th में बता चुका हूं. The variation of vapor pressure with temperature is governed by Clausius-Clapeyron equation. अब इक्वेशन को हम उसी तरीके से डिफाइन करते हैं जैसे हमने सॉल्युबिलिटी वाले केस में कंसीडर किया था. 4 फॉर्म है टोटल. मैं फटाफट अब रिजल्ट ही लिख रहा हूं सीधे. नंबर 1 जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म. डिफरेंशियल फॉर्म ये होता है dlnp by dt is equal to delta H vaporization upon RT square. तो ये है डिफरेंशियल फॉर्म. P यहाँ पे वेपर प्रेशर है, T टेम्परेचर है, डेल्टा H वेपराइजेशन इज हीट ऑफ वेपराइजेशन. डिफरेंशियल फॉर्म. डिफरेंशियल फॉर्म के बाद फिर आता है लॉगरिथमिक फॉर्म. लॉगरिथमिक फॉर्म जो इसी डिफरेंशियल फॉर्म को सॉल्व करके आता है. तो लॉगरिथमिक फॉर्म ये है lnp is equal to ln p naught. lnp is equal to ln p naught minus delta H vaporization. हाँ, जितनी बार लिख सको उतनी बार लिखो, क्या फर्क पड़ता है. अब ये डिस्कशन यहाँ पे दोबारा से चल रहा है तो आपको नोट करना चाहिए. ln p is equal to ln p naught minus delta H vaporization upon RT. Number 3 exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है p is equal to p naught e to the power minus delta H vaporization upon RT. और नंबर 4 इंटीग्रेटेड फॉर्म. इंटीग्रेटेड फॉर्म ये है ln p2 by p1 is equal to delta H vaporization by R 1 by T1 minus 1 by T2. T1 और T2 टेम्परेचर है. T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 और T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P2. तो ये 4 अलग अलग फॉर्म है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के.
तो आप इसके बेसिस पे ये बोल सकते हो कि जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज तो करेगा बट नॉन लीनियर वेरिएशन होगा। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ नॉन लीनियरली वेरी करता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में डेल्टा एच वेपराइजेशन को सर 2.303 से डिवाइड नहीं करते? 10 बेस पे जब कन्वर्ट करोगे तब। ओ सॉरी सर, स्किप हो गया सर। तो ये तो हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आप लिखो सेकेंड फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में सेकेंड फैक्टर लिखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो इसमें लिखो एज द वॉलेटिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस, as the volatility of the solvent increases, as the volatility of the solvent increases, that is as the boiling point of the solvent, as the boiling point of the solvent decreases, as the boiling point of the solvent decreases, the evaporation tendency of the liquid, the evaporation tendency of the liquid, the evaporation tendency of the liquid also increases. The evaporation tendency of the liquid also increases, which results in increase in vapor pressure of the solution, which results in increase in vapor pressure of the solution, which results in increase in vapor pressure of the solution. ठीक है, तो जो वॉलेटिलिटी होती है is inversely proportional to boiling point. जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होता है उसकी वॉलेटिलिटी उतनी कम होती है। चलो एक बार मैं स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। As the volatility of the solvent increases, as the volatility of the solvent increases, that is as the boiling point of the solvent decreases, as the boiling point of the solvent decreases, the evaporation tendency of the liquid, the evaporation tendency of the liquid, the evaporation tendency of the liquid also increases. The evaporation tendency of the liquid also increases, which results in increase in vapor pressure of the solution, which results in increase in vapor pressure of the solution, which results in increase in vapor pressure of the solution. तो यहां पे बोला जा रहा है कि अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है
तो लिक्विड की वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। अगर लिक्विड की वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो लिक्विड की इवेपोरेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, और अगर लिक्विड की इवेपोरेशन टेंडेंसी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो रहा है तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो वॉलेटिलिटी अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता है उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो इस सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? यस यस सर। मतलब अगर आप आइडेंटिकल सल्यूट को, ठीक है, आइडेंटिकल सल्यूट को अगर आप वाटर के अंदर डालो और आप उसी सल्यूट को इथेनॉल में डालो, ठीक है, सेम सल्यूट को आप वाटर में ऐड करो और उतना ही अमाउंट सल्यूट का आप इथेनॉल में ऐड करो, और फिर जो दोनों सोल्यूशन बन रहे हैं, अगर आप उन दोनों सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देखोगे तो इथेनॉल वाले सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इन कंपेयर टू एक्वा सोल्यूशन, क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर से कम होता है। तो अगर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो नेचुरल सी बात है कि उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा जल्दी जल्दी इवेपोरेट करेगा, तो वेपर प्रेशर वहां पे ज्यादा होगा। तो ये तो हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब इसके बाद तीसरा फैक्टर कंसिडर करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसका मतलब ये है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो वीक है। हाँ ऑब्वियसली सही है। ओके सर। ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये अपने आप से कुछ कुछ कर देता है। तो तीसरा फैक्टर लिखो, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute, ठीक है, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute। तो अब देखो नॉन वोलेटाइल solute के एडिशन का क्या इफेक्ट होगा ऑन वेपर प्रेशर, तो नोट करो, लिखो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute, on addition of non-volatile solute, the vapor pressure of resulting solution, on addition of non-volatile solute, the vapor pressure of resulting solution decreases. The vapor pressure of resulting solution decreases. This is due to the following two factors. This is due to the following two factors. This is due to the following two factors. तो जब हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड करने पे आप देखोगे जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा डिक्रीज करेगा। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि आप जो है जैसे एक पैन के अंदर अगर आपने वाटर रखा हुआ है और वाटर जो है वो बॉयल कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है, वाटर वहां पे बॉयल कर रहा है, बॉइलिंग हो रही है, ठीक है। तो बॉइलिंग कब होती है? बॉइलिंग तब होती है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वहां पे अगर बॉइलिंग हो रही है
और आप उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट डाल दो, ठीक है। पैन में वाटर है, वाटर बॉयल कर रहा है और आप उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो। सॉल्ट डालते ही आप देखोगे बॉइलिंग रुक जाएगी, थोड़ी देर के लिए बॉइलिंग रुक जाती। ऐसा आपने देखा है क्या? कभी ये एक्सपीरियंस लिया है? हाँ सर। हाँ सर। सब नालायक लोग हो, घर का कुछ काम वाम तो करते नहीं हो तुम लोग। कभी इस चीज को जाकर के आपको देखना चाहिए। देखो ये अक्षत मिश्रा ने देखा है, नहीं चाय चाय की पत्ती में जो है ना उल्टा होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जो सल्यूट तुम ऐड कर रहे हो वो एंडोथर्मिक सल्यूट है, एक्सोथर्मिक सल्यूट है, उस पर डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको बताता हूं ऐसा होता क्यों है। बेसिकली क्या है, आपने बोला नॉन वोलेटाइल सल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सल्यूट का मतलब वो सल्यूट जो है खुद वेपराइज नहीं होगा, ठीक है। वो सल्यूट खुद वेपराइज नहीं होगा और आपने उसको उसके अंदर ऐड कर दिया, सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दिया। पहले क्या था, पहले जो इवेपोरेशन हो रहा था वो पूरे सरफेस से हो रहा था। जो पूरा लिक्विड का सरफेस है ना, वो पूरे सरफेस से लिक्विड इवेपोरेट कर रहा था। लेकिन जब आपने सल्यूट ऐड किया उसके अंदर, तो सल्यूट तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे सोल्यूशन में। तो कुछ सल्यूट पार्टिकल सरफेस पे भी आ गया, कुछ बल्क में चला गया, कुछ सरफेस पे आ गया। अब वो सल्यूट पार्टिकल सरफेस पे जहां प्रेजेंट है, वो वहां से न तो खुद वेपराइज हो रहा है और न ही वो वहां से वेपर को पास होने देता है। वो खुद भी वेपराइज नहीं होता और अब जहां पे वो प्रेजेंट है वहां से वो वेपर को पास भी नहीं होने देता। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो इवेपोरेशन के लिए सरफेस एरिया है, अवेलेबल सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन, वो डिक्रीज कर जाता है। पहले इवेपोरेशन पूरे सरफेस से हो रहा था क्योंकि वहां पे लिक्विड प्रेजेंट था। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो सब नॉन वोलेटाइल नहीं, वो वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स थे। तो वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स से तो वो खुद भी एस्केप हो सकते हैं और वहां से वेपर को भी पास होने देते। लेकिन जब ये सल्यूट आपने ऐड किया तो सल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो पूरे सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कुछ सल्यूट पार्टिकल सरफेस पे आया, जहां पे वो सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है वहां से वो न तो खुद इवेपोरेट होता है और न ही वो वहां से वेपर को जाने देता है। तो इस वजह से क्या होता है, अवेलेबल सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाता है और उसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करने की वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। कुछ बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नोट कर लो, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन लिख लो। लिखो, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, on addition of non-volatile solute, on addition of non-volatile solute, the relative surface area, the relative surface area, the relative surface area available for evaporation, the relative surface area available for evaporation, available for evaporation decreases. The relative surface area available for evaporation decreases, due to which the rate of evaporation decreases, due to which rate of evaporation decreases, due to which rate of evaporation decreases, which results in decreasing, which results in decreasing vapor pressure of the solution, which results in decreasing vapor pressure of the solution, which results in decreasing vapor pressure of the solution. ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि वेपर प्रेशर is directly proportional to rate of evaporation.
and rate of evaporation is directly proportional to surface area available for evaporation. सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इवेपोरेशन, ठीक है। तो अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो ये सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाता है, उसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाता है, उसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है बेटा? यस यस सर। अच्छा, अब देखो, अगर मान लो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर आपके पास है, मान लो हॉट वाटर है, आपने उसको ग्लास के अंदर रखा हुआ है, उतनी ही क्वांटिटी को ग्लास के अंदर रखा हुआ है, आप उतनी ही क्वांटिटी को आप एक पैन में रखो, तो वो वाटर कहां पे ज्यादा तेजी से ठंडा होता है? सर पैन में। पैन में ज्यादा तेजी से ठंडा होता है। क्यों क्यों होता है ऐसा? सर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हाँ, सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो वहां पे जल्दी जल्दी स्केप आउट होते हैं। उससे जो रेजिडुअल लिक्विड है, रेजिडुअल लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी तेजी से डिक्रीज करती है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इंटरनल एनर्जी। जो रेजिडुअल लिक्विड है उसकी इंटरनल एनर्जी तेजी से डिक्रीज करती है, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है, इसलिए वहां पे फास्ट कूलिंग होती है। तो ये तो एक फैक्टर है बेटा, एक एक्सप्लेनेशन इनफैक्ट मैंने बताया हुआ है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पे वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज करता है। अब इसका जरा दूसरा एक्सप्लेनेशन लिखो, सेकंड एक्सप्लेनेशन। पहले एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद आप इसको नोट करना। देखो, इवेपोरेशन जो होता है ना, इवेपोरेशन इज जस्ट लाइक डिफ्यूजन। इवेपोरेशन इज जस्ट लाइक डिफ्यूजन। जैसे डिफ्यूजन होता है गैसेस के लिए, वैसे ही इवेपोरेशन होता है लिक्विड के लिए, ठीक है भाई। गैसेस की क्या टेंडेंसी है? गैसेस की टेंडेंसी है कि उनको जो भी स्पेस मिल जाए वो सारा का सारा स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। कुछ वैसी ही टेंडेंसी लिक्विड के अंदर होती है। जैसे आप एक कंटेनर लो, उसमें आधा लिक्विड भर दो, तो बाकी जो स्पेस है उसको लिक्विड फिल करने की कोशिश करता है। कैसे? अपने वेपर के थ्रू। जहां पे वो प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, वहां तो वो लिक्विड के फॉर्म में उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। रेस्ट जो स्पेस है उसको वो अपने वेपर के थ्रू ऑक्यूपाई करना चाहता है। इसीलिए बोलते हैं कि इवेपोरेशन टेंडेंसी वैसी ही है जैसे गैसेस के लिए डिफ्यूजन टेंडेंसी है। तो इवेपोरेशन इज जस्ट लाइक डिफ्यूजन। और आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा हुआ है फ्रॉम ग्राहम्स लॉ, फ्रॉम ग्राहम्स लॉ क्या पढ़ा हुआ भाई? रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to the square root of density of gas. The rate of diffusion is inversely proportional to square root of density of gas. जिस गैस की डेंसिटी जितनी कम होती है उसका डिफ्यूजन रेट उतना ज्यादा होता है। हाँ, ये सेकंड फैक्टर है।
जिस गैस की डेंसिटी जितनी कम होती है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होता है। अब इसी तरीके से आप ये बोल सकते हो रेट ऑफ इवेपोरेशन is inversely proportional to square root of density of solution या density of liquid बोल सकते हो। solution ना लिखो, density of liquid लिखो। तो rate of evaporation is inversely proportional to square root of density of liquid। जिस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी इवेपोरेट करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना कम होगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो अब देखो क्या है कि आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, और आपने क्या किया, उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। प्योर सॉल्वेंट के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो सोल्यूट क्या है, सोल्यूट जो है वो पूरे सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब सोल्यूट के अंदर आने से क्या हुआ, जो सोल्यूशन प्रोड्यूस हुआ, सोल्यूट के ऐड होने से जो सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में सोल्यूट ऐड करने पे जो सोल्यूशन हमें मिलेगा उस सोल्यूशन की डेंसिटी ज्यादा होगी प्योर सॉल्वेंट से। इसका मतलब कि जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो रिजल्टिंग सोल्यूशन की डेंसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, रिजल्टिंग सोल्यूशन की डेंसिटी इंक्रीज करती है। और अगर सोल्यूशन की डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? सर डेंसिटी लिक्विड की या सॉल्यूशन की? अरे मान, सोल्यूशन भी तो लिक्विड ही है। यहाँ पे चाहे प्योर सॉल्वेंट लो या सोल्यूशन लो, दोनों लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। हम एक प्योर लिक्विड की बात करें या लिक्विड मिक्सचर की बात करें, ये दोनों के लिए ट्रू है। मैं प्योर लिक्विड समझ रहा हूं। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है आपको कि जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो सॉल्वेंट के अंदर तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, मतलब उसकी डेंसिटी सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाती है। और अगर डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो उसकी इवेपोरेशन टेंडेंसी डिक्रीज करेगी, इवेपोरेशन टेंडेंसी डिक्रीज करेगी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। लिख लो इस बात को, लिखो, सिंस इवेपोरेशन is analogous to diffusion, since evaporation is analogous to diffusion, since evaporation is analogous to diffusion, therefore rate of evaporation, therefore rate of evaporation, therefore rate of evaporation is inversely proportional to, therefore rate of evaporation is inversely proportional to the square root of, therefore rate of evaporation is inversely proportional to the square root of density of solution, square root of density of solution, square root of density of solution। आगे लिखो, on addition of non-volatile solute, on addition of non-volatile solute, on addition of non-volatile solute, density of solution increases। On addition of non-volatile solute, density of solution increases, due to which rate of evaporation
due to which rate of evaporation of the solution, due to which rate of evaporation of the solution decreases, due to which rate of evaporation of the solution decreases, which results in decrease in vapor pressure of the solution, which results in decrease in vapor pressure of the solution. ठीक है, तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए. हाँ बोलो. ये नोट करना. नोट करना था. यस. लिखो. For a solution, its vapor pressure. For a solution, its vapor pressure varies with temperature. Its vapor pressure varies with temperature as follows. Varies with temperature as follows. ये गिवन है. P is vapor pressure, T is temperature. आगे लिखो determine enthalpy of vaporization. Determine enthalpy of vaporization. Determine enthalpy of vaporization of the solution. Determine enthalpy of vaporization of the solution at 0 degree centigrade. At 0 degree centigrade. Determine enthalpy of vaporization of the solution at 0 degree centigrade. सॉल्व कर पाओगे?
अटेम्प्ट की डायरेक्शन सही होगी तो ठीक है। कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो, कुछ बताओगे अप्रोच? अरे भाई, ऐसे अटेम्प्ट करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपका अप्रोच सही रहेगा तो फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर थोड़ा वो बता दो सर, ये हिल ही नहीं रहा कुछ, शुरू ही नहीं हो रहा। ठीक है। सर कंपेयर करके कर सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म से? कौन बोल रहा है? सर विभूति। विभूति बोल रही है, ओके। कौन से फॉर्म से कंपेयर करना चाहते हो? सर लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म से कंपेयर करना चाहते हो तो कोई सिमिलरिटी दिख रही लॉगरिथमिक फॉर्म के साथ? सर उसमें एक्सप्रेशन में माइनस डेल्टा एच सोल्यूशन अपॉन आर टी आता है, हम्म हम्म उससे माइनस 313.7 बाई टी कर सकते हैं। नहीं, वो एक 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 तरीका है। तुम जो है मतलब बाकी लोगों के कंपेयर में तो बेटर सोच रहे हो, लेकिन उससे आंसर आएगा नहीं। ठीक है, इसका जो सही अप्रोच है वो बताता हूं। सही अप्रोच ये है कि आप पहले तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। आपको ये पता है ln x इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ 10 बेस x। ये तो पता है ना? यस सर। तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। अब जब 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ln p इज इक्वल टू 3.5495 इंटू 2.303 माइनस 2.303 इंटू 313.7 बाई टी प्लस 1.40655 ln t। ये लिख सकते हैं? यस सर। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते हो।
अब इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। और ये जो सेकेंड टर्म है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log t। log t। ये होता है d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, log x होता है, या d बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 बाई एक्स। हाँ, तो ये होता है बेटा फॉर्मूला, भूल रहे हो, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1, nx टू द पावर n माइनस 1, ये होता है। ठीक है, तो ये 1 बाई टी को आप t टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हो ना, तो माइनस टी टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस टी टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2.303 इंटू 313.7 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 1.40655 डिवाइडेड बाई टी, ये डी एल एन पी बाई डी टी आ गया। अब डी एल एन पी बाई डी टी अगर आपको मिल गया, ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशियल फॉर्म के साथ कंपेयर करो, तो डिफरेंशियल फॉर्म के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो डी एल एन पी बाई डी टी क्या होता है बेटा, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर होता है। अरे होता है कि नहीं, Yes sir। यस सर। अब Yes. आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन चाहिए, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन चाहिए तो आर टी स्क्वायर को दूसरे साइड में ले जाओ, तो दूसरे साइड में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, आर ले लिया कॉमन, तो ये आ गया फर्स्ट टर्म 2.303 इंटू 313.7 प्लस सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा 1.40655 इंटू टी आ जाएगा, ये डेल्टा एच वेपराइजेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब टेम्परेचर यहाँ पे बता रहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 273 केल्विन में इसको आप पुट कर दो और इन टर्म्स ऑफ आर आंसर निकाल सकते हो। बाकी अगर आप जूल के टर्म्स में चाहते हो तो आर वैल्यू 8.314 ले लो, तो बस यहां से हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा। आया समझ में? Yes sir। सर लॉगरिथमिक फॉर्म से आंसर क्यों नहीं आ सकता? अरे लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म ये है ना, log p is equal to log p naught minus delta h vaporization upon RT, ये है। Yes sir। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तो दो टर्म है ना जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, Yes sir। जबकि इसमें जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म एक ही है, तो इसकी वजह से दिक्कत होगी बेटा। ओके सर। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट को कंसीडर करते हैं। टू 2813 जूल, अब वो चेक कर लेना, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ
अब जरा एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी में पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 पे देखो, वेपर प्रेशर, एक हेडिंग गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो देखो इसमें बोल रहा है कि लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। The solute can be a gas, a liquid, or a solid. The solute can be a gas, a liquid, or a solid. Solutions of gases and liquids have already been discussed in section 2.3.2. वो Henry's law उसी में आपने पढ़ा था। In this section, we shall discuss the solutions of liquids and solids in a liquid. तो एक तो liquid in liquid और दूसरा solid in liquid solution को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। Such solutions may contain one or more volatile components. Such solutions may contain one or more volatile component. जैसे दो लिक्विड है तो दो के दोनों volatile हो, अगर सॉलिड प्लस लिक्विड है तो लिक्विड वोलेटाइल हो और सॉलिड नॉन वोलेटाइल हो, तो इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो such solutions may contain one or more volatile components. Generally the liquid solvent is volatile. Generally the liquid solvent is volatile. The solute may or may not be volatile. We shall discuss the properties of only binary solutions, that is the solutions containing two components, namely the solution of liquids in liquids and solids in liquids. ये दो टाइप के सॉल्यूशन को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो हेडिंग गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। बोला लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स एंड डिनोट द टू कंपोनेंट्स एज 1 and 2. एक को 1 बोल रहा है, दूसरे को 2 बोल रहा है। When taken in a closed vessel, both the components would evaporate and eventually an equilibrium would be established between vapor phase and the liquid phase. तो बोल रहे हैं कि जब इनको एक क्लोज्ड वेसल में रखते हैं तो क्या होता है, दोनों वेपराइज होते हैं क्योंकि दोनों वोलेटाइल है। तो कंपोनेंट 1 भी वेपराइज होता है और कंपोनेंट 2 भी वेपराइज होता है, और इसकी वजह से बोल रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है लिक्विड कंपोनेंट और वेपर कंपोनेंट के बीच में। Let the total vapor pressure at this stage be P total and P1 and P2 be the partial vapor pressure of the two components 1 and 2 respectively. These partial pressures are related to the mole fraction X1 and X2 of the two components 1 and 2 respectively. फिर आगे बता रहा है the French chemist Francois Martin Raoult, the French chemist Francois Martin Raoult in 1886 gave the quantitative relationship between them. The relationship is known as the Raoult's law, which states that for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. अब मैं थोड़ा सा आपको राउल्ट्स लॉ की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूं। बेसिकली जब राउल्ट्स लॉ डिफाइंड नहीं था तब लोग लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में क्या सोचते थे, जरा इस बात को समझना। तब लोग ये समझते थे कि किसी भी लिक्विड मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर सिर्फ उस लिक्विड कंपोनेंट की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, उस मिक्सचर के कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि जैसे इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है, चाहे इथेनॉल और वाटर का रिलेटिव अमाउंट कुछ भी हो, लोग ये समझते थे क्योंकि इथेनॉल ज्यादा वोलेटाइल है, इथेनॉल
कि वॉलेटिलिटी वाटर से ज्यादा है, इसलिए हर कंपोजिशन पे इथेनॉल का वेपर प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। इथेनॉल और वाटर मिक्सचर का कंपोजिशन कुछ भी हो, क्योंकि इथेनॉल वाटर से ज्यादा वोलेटाइल है, इसलिए इथेनॉल का वेपर प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होगा। ऐसा लोग समझते थे जब राउल्ट्स लॉ डिफाइंड नहीं था। राउल्ट ने क्या बोला? राउल्ट ने यह बोला कि किसी भी लिक्विड मिक्सचर या किसी भी लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन को अगर हम कंसीडर करें, तो उस लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर सिर्फ उन कंपोनेंट की वॉलेटिलिटी पे ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो उनके रिलेटिव अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। ये बात स्पेशल है राउल्ट्स लॉ की। इन्होंने बोला कि कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर उनकी वॉलेटिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, साथ के साथ उनके रिलेटिव अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा, मतलब कंपोजिशन पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो कंपोनेंट लेस वॉलेटाइल है, ठीक है, जो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है, उसका वेपर प्रेशर मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो सकता है, अगर उस मिक्सचर के अंदर लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट को हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया है। लिक्विड मिक्सचर के अंदर अगर हमने लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट को बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया है, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट को कम अमाउंट में लिया है, तो ये पॉसिबल है कि जो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाए। ये राउल्ट्स लॉ का स्पेशल फीचर है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, मतलब इथेनॉल भले ज्यादा वॉलेटाइल है वाटर से, लेकिन अगर इथेनॉल और वाटर का हम एक सोल्यूशन कंसीडर करें जिसमें वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इथेनॉल कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वहां पे वाटर का वेपर प्रेशर इथेनॉल के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो सकता है। ये राउल्ट्स लॉ बोलता है। तो आप स्टेटमेंट लिख लो राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, for a solution of according to this law, for a solution of two volatile miscible liquids, एक टर्म इंपॉर्टेंट है, टू volatile miscible liquids, वो लिक्विड्स आपस में मिसेबल होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए। टू वॉलेटाइल मिसेबल लिक्विड्स, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल मिसेबल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, the partial vapor pressure of each component in the solution, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to the mole fraction of components, is directly proportional to the mole fraction of components dissolved inside the solution. If temperature is constant, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स,
two volatile miscible liquids. For a solution of two volatile miscible liquids, the partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component in the solution, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to the mole fraction of the components dissolved, inside the solution, if temperature is constant. तो अब जैसे देखो बेटा, ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पे लिक्विड ए और लिक्विड बी का मिक्सचर कंसीडर कर रहे हैं। अब इसमें लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन XA है और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन XB है। ये सॉल्यूशन के अंदर ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये लिक्विड्स इवेपोरेट होते हैं, ठीक है, ये दोनों लिक्विड इवेपोरेट हो रहे हैं। इवेपोरेट होकर के दोनों का वेपर फॉर्म हो रहा है। ए भी वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, बी भी वेपर फॉर्म में प्रेजेंट, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या है, ए का अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, बी का अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो राउल्स लॉ बोलता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, vapor pressure of component A is directly proportional to mole fraction of A dissolved. Vapor pressure of component A is directly proportional to mole fraction of A dissolved if temperature is constant. ठीक है, तो अब यहां से देखो, यहां से हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज PA इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K इंटू XA, ये बोल सकते हैं। अब देखो, अगर मान लो हमने प्योर A को कंसीडर किया, फॉर प्योर A XA इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 100% A है वहां पे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 हो जाएगा फॉर प्योर A। एंड PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA नॉट हो जाएगा। PA नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। फॉर प्योर A XA इज इक्वल टू 1 एंड PA इज इक्वल टू PA नॉट। अब इसको आप यहां पे पुट करो, तो यहां पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज PA की जगह पे क्या आ गया, PA नॉट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि K इज इक्वल टू PA नॉट आ गया। K इज इक्वल टू PA नॉट आ गया, तो अब K की जगह पे PA नॉट पुट कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। ये है राउल्स लॉ। बाकी इसका फर्दर डिटेल कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। ओके।